अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो द्रास 90.4 FM और देखते हैं हमारे डिजिटल हैंडल्स पे। और मैं आपका अपना आरजे सलीम और मैं हूँ आरजे शबनम। हर हफ्ते की तरह इस बार भी हमने आपके सामने लाया है एक गेस्ट जिसका हमारा ये मकसद होता है कि कम्युनिटी को मोबिलाइज करना। जी हाँ, आज हमारे साथ जुड़े हैं ZDPO द्रास, जिनका नाम है अशरफ अली सागर साहब, जो पेशे से एक एजुकेशनिस्ट भी हैं और साथ ही साथ एक राइटर भी, एक राइटर के साथ साथ एक पोइट हैं। तो बहुत बहुत वेलकम करते हैं सर हमारे रेडियो द्रास 90.4 के स्टूडियो में। जी, हमारे यहाँ पे जो गेस्ट आते हैं, हमारा मकसद यही रहता है, जो हर हफ्ते हम गेस्ट लाते हैं तो मकसद यही रहता है कि एक अच्छी मैसेज, एक अच्छी आवाज़ जाए, ताकि हम लोग सारे भी जो है अवेयर हो जाए, जो चीज़ें हमें नहीं पता होती। तो उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए और आपका बहुत बहुत इस्तकबाल सर हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। रेडियो द्रास FM 90.4, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आप तमाम मामले का और खुसूसन मैडम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने हमें आज यहाँ बुलाया, जी। मुझे इस काबिल समझा कि हम बातें आपसे कर सकें, हमारे लिसनर से कर सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। अशरफ अली सागर साहब, अगर आपके बचपन से लेके अभी तक का जो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे, हमारे लिसनर्स जो सुनना चाहेंगे आपको, प्लीज़ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें हमारे लिसनर्स को। जी मैडम, मेरा ताल्लुक़ द्रास से ही है जी। और द्रास के बिम्बड़ गांव और बस्ती मोहल्ला जहाँ कहते हैं द्रास बिम्बड़ में, जी सर, वहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा बेसिक एजुकेशन जो है यहाँ ही बिम्बड़ में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में हुआ और उसके बाद मैट्रिक यहाँ से पास किया। फिर 11th-12th के लिए करगिल चला गया, उस वक्त द्रास में कोई हायर सेकेंडरी जी नहीं थी। बिल्कुल। तो फिर करगिल में 12th करने के बाद फिर डिग्री कॉलेज करगिल में कोई नहीं था। फिर श्रीनगर चले गए, तो श्रीनगर में बीमना डिग्री कॉलेज में मैंने वहाँ से अपना ग्रेजुएशन का प्रोग्राम शुरू किया और ग्रेजुएशन के दौरान ही यहाँ कुछ खाली असामियाँ निकली थी टीचर्स की, जी, तो मैंने उसमें फॉर्म भराया था। फिर मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुझे दर्स व तदरीस से मुंसलिक इस महकमे में मेरा तैनाती हुआ और 1995 में मैं एज ए टीचर अपॉइंट हुआ। होने के बाद फिर मुख्तलिफ मराहलों से गुजरते हुए आज मैं जोनल एजुकेशन प्लानिंग अफसर द्रास हूँ और यहाँ ZDO ऑफिस द्रास में मैं अपना सरकारी कामकाज निभा रहा हूँ। बस यही मुख्तसर सी तारुफ है मेरा। कोई ना कोई ख़ानदान है बड़ा सियासी, कोई होगा कोई बड़ा हस्ती, तो मैं हूँ नहीं। तो बस जो कुछ हूँ, अव्वल तो अल्लाह ताला का शुक्र है, दूसरा मेरे अपने वालिदैन की उनकी तरबियत है जी। मैं उस वक़्त तालीम की ख़ास अहमियत तो हुआ नहीं करता था, तो भी मेरे वालिद साहब उस वक़्त के समाज के अंदर पढ़े लिखे शख्सियात में गिने जाते हैं। तो उन्होंने रोज़ अव्वल से हमें इस बात पे जोर दिया कि तालीम के बगैर इंसान का कोई वजूद नहीं है। जी। तो उन्होंने हद इम्कान जितना उसके दस्तरस में था, जितना वो कर सकते थे, उन्होंने उतना हमारे लिए किया। अल्लाह का शुक्र है कि आज हम इस मुकाम पर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ऐसे तो आप हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखते हैं और ZDPO द्रास है, आपके अंडर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। जी सर, अगर हम एजुकेशन के हवाले से बात करेंगे तो एजुकेशन के बगैर भी, जैसे मैंने कहा कि आपने कंट्रीब्यूशन दिया है लिटरेचर में बहुत ज़्यादा, पोइट होने के साथ साथ आप राइटर भी है, तो ये शौक़ कहाँ से उभरा सर? यानी कि आप एजुकेशन फील्ड में थे, तो इस चीज़ के बारे में आप क्या बताएँगे? जी, एजुकेशन में के अलावा मुझे लिटरेचर में अदब से मेरा जहाँ तक ताल्लुक़ है, मुझे ये ख़ानदानी वर्से में मिला है और मेरे वालिद मोहतरम जो है वो काफ़ी इस
अदब के तई उनका काफ़ी लगाव था जी और अब भी है, लेकिन उस वक़्त आज की तरह उस वक़्त ये सारे मौक़े फराहम नहीं थे कि किसी इंसान को अपना टैलेंट या अपनी हिडन जो कैपेबिलिटी है उसको बाहर समाज में उजागर कर सके। जी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म कोई मैसर नहीं था, जी। मिला था। तो ज़्यादातर हमारे यहाँ ख़ासकर मैं कहूँ द्रास के अंदर बहुत सारे ऐसे नादिर शख्सियात जो है गुजरे बिल्कुल, जिनके पास जिनके कलम में बहुत ताकत ताकत थी जी। और जो लिटरेचर के मैदान में अपना लोहा मनवा सकते थे, लेकिन वो गुमनामी की हालत में ख़त्म हो गए, क्योंकि उस वक़्त इस तरह का कोई प्लेटफार्म सोशल मीडिया के ज़रिए या रेडियो के ज़रिए या गवर्नमेंट के वसातत से भी ज़्यादा नहीं था। तो ये एक वक्त गुजरने के बाद फिर करगिल में कल्चरल एकेडमी का एक दफ्तर वहाँ खुला। उसके बाद कुछ फिर मरहूम सादिक अली सादिक साहब जैसे और हमारे यहाँ द्रास के ही निसार मीर साहब जैसे, उन्होंने ये कल्चरल अफसर वहाँ तैनात रहे थे। तो इन्होंने एक इस अदबी सफ़र और अदबी लोगों को बिरोने का एक सिलसिला उन्होंने शुरू किया और फिर उसके बाद आहिस्ता 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 लोगों को अपना हुनर दिखाने का मौका मिला। मेरे वालिद साहब भी अदबी मैदान में बहुत अच्छा, मुझसे भी अच्छा है, वो अपना कारकर्दगी दिखा सकते थे। बदकिस्मती की बात मैंने पहले ही अर्ज़ जी किया, प्लेटफॉर्म कोई नहीं था। प्लेटफॉर्म नहीं, जी जी बिल्कुल। तो उसका भी लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने मेरे मरवजा तालीम के दौरान इसमें अदब के तई मुझे बहुत उन्होंने रहनुमाई फरमाई और मुझे ख़ासकर उर्दू में उर्दू का जो सब्जेक्ट है उसको वो बहुत अहसन तरीके से खुद पढ़ाया करते थे और मुझे मुश्किल अल्फाज को समझाया करते थे। और साथ में रोज़ मुझे अल्लामा इक़बाल शायर मस्तिक़ हकीम उम्मत डॉक्टर मोहम्मद इक़बाल का एक एक शेर रोज़ वो सुनाया करता था और उसकी तशरीह किया करता था। सबसे मुझे लिटरेचर में दिलचस्पी का सबसे बड़ा ज़रिया वही बना और मैं ख़ुद ने भी अंदर मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर शायराना एक सलाहियत क्वालिटी है जी मौजूद है। तो मैंने उसको सामने लाने की और उसको निखारने की कोशिश किया, लेकिन इतना बड़ा शायर तो मैं नहीं हूँ। फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि कुछ असातिज़ा इकराम की रहनुमाई कहें या आप सोशल मीडिया के ज़रिए या इनके ज़रिए जो है काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलता है और ख़ुद भी कुछ करने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमारा इसके साथ अदबी एक ख़ानदानी एक मतलब अदब के साथ जुड़ा हुआ हमारा कोई रिश्ता पहले से ही आ रहा था, क्योंकि जहाँ तक हमारे एक अदब का मैं जिक्र करना नागुज़िर समझता हूँ कि जो हमारे मजलिसें होती हैं जी मुहर्रम की मजलिसें होती है, ईद की मजलिसें होती है, उनमें भी शोरा के कलाम पढ़े जाते हैं। तो ईद के दौरान कसाइद या नात शरीफ या मनक़बत ऐसे पढ़े जाते हैं, वो भी अदब का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जी। और जो लिखे जाते हैं वो शायर कहलाते हैं और जो पढ़ते हैं वो उनको या गुलकार कहें या मनक़बत ख्वां कहे या कसीदा ख्वां कहे तो उनको ये कहते हैं। तो जहाँ तक मुहर्रम के मजलिसों के और ईद हो या दूसरे वो फंक्शंस हो, उनमें मेरा जो ख़ानदान था वो काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था और अब भी लेता है। बिल्कुल। मुहर्रम के मजलिसों में मरसिया पढ़ना, नुहा पढ़ना और ईदों की महफिलों में मनक़बत पढ़ना, नात पढ़ना, इनमें मेरा ख़ानदान हमेशा पेश रहा है, अब भी रहा है और पहले से रहता आया है। इसका एक असर ये भी है मेरे ऊपर कि मुझे अदब से इतनी लगाव है और मैं इस अदब से जुड़ा हूँ। बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर अब अगर हम एजुकेशन के हवाले से बात करेंगे तो आप एजुकेशन को किस नज़रिए से देखते हो आप, क्योंकि बहुत सारी डिफरेंस आ गई है एज़ कम्पेयर टू, आप देखते होंगे कि आज से 8-10 साल पहले एजुकेशन क्या था और अब क्या आ चुका है, तो हमें क्या क्या चेंज मतलब यहाँ लानी चाहिए एजुकेशन और न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अगर हिसाब से हम बात करेंगे। मैडम अब ऐसा है कि जो पहले हम अपनी
मरवजा तालीम के दिनों की बात करें तो उस वक़्त का जो एजुकेशन और अब के एजुकेशन में तो बिल्कुल आसमान ज़मीन का जी फर्क है। बिल्कुल। आज एक तो हम देखेंगे कि पूरा हमारा उठना बैठना ज़िंदगी का सारा नज़म नस्र डिजिटल हो चुका है। इसका टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा हम पे असर प्रभाव है आज। उस वक़्त जो है खुदा जन्नत नसीब करे उन असातिज़ा इकराम को जिनको सिर्फ अपनी तालीम मुकम्मल करके उनको गवर्नमेंट उस वक़्त ये अपना जॉब देते थे, टीचर वो मुकर्रर होते थे, तकर्रुर होते थे, उसके बाद उनको कोई ख़ास तरबियत नहीं मिलता था, टीचर्स को भी नहीं मिलता था कि तालीम के मैदान में नई नई तब्दीलियाँ आती हैं, नए नए नशोनुमा होता है, तो उनको जो है दिखाने का उन असातिज़ा इकराम को कोई तरबियत गवर्नमेंट की तरफ से मिलता नहीं था। आज के दौर में हर असातिज़ा को हर आए दिनों में 15 दिन में 20 दिन में महीने में 6 महीने में साल में कोई ना कोई मॉड्यूल पे नए नए तरबियत उनको ट्रेनिंग्स वगैरह दिया जाता है और उनका उसमें सबसे बड़ा फोकस यही होता है कि किस तरह एजुकेशन को जो है इफेक्टिव, प्रोडक्टिव, पर्पसफुल बनाया जाए, उस पर फोकस करते हैं और नए तरीके सिखाते हैं पढ़ाने के बच्चों को, जिससे बच्चों को आसानी से हम अपना जो मेरे अंदर है जहाँ मैं पूछाना चाहता हूँ वो बच्चे तक आसानी से पूछा सके। और उस वक़्त तालीम में इतना ज़्यादा रुझान लोगों का नहीं था। तो आज के दौर में तालीम में बहुत कंपटीशन आ चुका है, मुकाबला आ रहा है, बहुत चल रहा है। उसके अलावा कुछ नए नए तरीके आज बच्चों के अंदर जो है, बच्चे डिजिटल मोबाइल के जरिए, लैपटॉप नेट के जरिए, उस वक्त बहुत तगोदो करना पड़ता था पहले, तो अभी काफी चेंज आ गए है ना, बहुत तगोदो करना पड़ता था, बहुत तकालीफ उठाने पड़ते थे। अगर एक उस्ताद किसी सवाल को हल नहीं कर पाता था तो वो बच्चा बेबस हो जाता था कि वो दोबारा कहीं किसी से, और कोई ज़राए उसके पास नहीं। आज अगर उस्ताद आपको जो सेटिस्फैक्ट्री तसल्ली बख्श आपको जवाब नहीं दे पाता है तो आपके पास ये डिवाइस है जिसके ज़रिए आप नेट के ज़रिए, आप गूगल के ज़रिए पता कर सकते हैं किसी भी सवाल का, किसी भी मुश्किल सवाल का जवाब। थैंक यू सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। एजुकेशन की बातें हो रही है सर, काफ़ी अच्छा लगा हमें देखने को। न्यू एजुकेशन पॉलिसी चल रही है सर, और एडल्ट एजुकेशन की भी बात हो रही है अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो इसका कितना बड़ा एक इम्पैक्ट हमें नज़र आ रहा है, कैसा हम देखते हैं सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को? न्यू एजुकेशन पॉलिसी जहाँ तक सलीम साहब, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है 5+3+3+4 का एक रेशियो बनाया है, बिल्कुल सर। उसमें जो है आपका जनाब अली पहले 5 years इन द फाउंडेशनल स्टेज के लिए रखा गया है बच्चे को, फिर फॉलोइंग 3 years अंडर द प्रिपरेटरी स्टेज है, फिर 3 years ऑफ लर्निंग इन द मिडिल स्टेज है, फिर फाइनली 4 years इन द सेकेंडरी स्टेज है। तो इस तरह जो है ये न्यू एजुकेशनल पॉलिसी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इम्प्लीमेंट यहाँ होने जा रहा है, अब आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये एक्सपर्ट्स ने बहुत एक अच्छा और खुशाइंद कदम उन्होंने उठाया है, इसकी वजह से तालीमी निज़ाम बहुत बेहतर हो सकता है। और जहाँ तक आपने जिक्र किया कि एडल्ट एजुकेशन, बिल्कुल सर, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि इसकी वजह से हम देखते हैं ज़्यादातर हमारे घरों में जो हमारे माएँ बहनें और हमारे बुजुर्ग जिन्होंने कभी स्कूल देखा नहीं या स्कूल गया कुछ 1-2 साल, उसके बाद स्कूल छोड़ दिया किसी मजबूरी के कारण। बिल्कुल। तो आज तालीम की अहमियत इस दौर में, इस डिजिटल दौर में इतना ज़्यादा है कि इसके बगैर जो है वो कुछ भी नहीं, इंसान अपाहिज है। तो इस कमी को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडल्ट्स को भी पढ़ाने का सिर्फ इसका ये मकसद नहीं है कि पढ़ के इंसान कुछ रोजगार हासिल, मतलब गवर्नमेंट जॉब मिले, लेकिन नॉलेज भी हासिल होती है। लेकिन इसका मकसद ये है कि पढ़ के इंसान अपनी अच्छाई बुराई का और फर्क अपने मालूम रोजमर्रा की चीजों का कुछ न कुछ ये कर सके, सही बात, तो इसको देख सके।
تو جہاں تک آج اس کا بہت بڑا اثر ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہماری جو مائیں بہنیں گھروں میں جو رہتی ہیں جی تو ان کا جو ہے اپنے گھر میں بچوں کو جہاں تک چھوٹے بچوں کو بالکل ان کو گھروں میں جو تعلیم کا تربیت کا جو ہے ان کو کوئی چھوٹی موٹی مشکلات پیش آتا ہے تو وہ ان کو یہ کرتے ہیں رہنمائی فرماتے ہیں. اس کے علاوہ روزمرہ منریگا اسکیم کے تحت جو کام چلتا ہے اس کے اندر ان مائیں بہنوں کو اس ایڈلٹ ایجوکیشن سے بہت فائدہ ملا کیونکہ وہ اپنا حساب کتاب خود کر سکتے ہیں اور جب بینک میں آ جاتے ہیں تو اپنا وڈراول وغیرہ جو اپنا سیونگز وغیرہ اس میں وہ خود ہی کر سکتے ہیں. بالکل تو اور اپنے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ ہے کتنا جمع ہوا ہے اس کا حساب کتاب خود رکھ سکتا ہے. اس کے علاوہ راشن کا جو راشن کارڈ وغیرہ ہے یا جو بالکل دنیا میں جو ہے انسان کی روزمرہ زندگی میں جتنے بھی آپ کو کام کاج ہے ان میں ان کو بہت اچھا ان کو کسی کے پاس ورنہ ہم دیکھتے تھے کہ پہلے زمانے میں جب کہیں سے چٹھی آ جاتا تھا تو اس کو پڑھنے کے لیے آدمی ڈھونڈ کے میلوں کا سفر آدمی طے کرتے تھے کسی کے پاس جانا پڑتا تھا اس کو پڑھنے کے لیے یا لکھنے کے لیے. صحیح بات ہے. تو یہ چیزیں جو ہے آہستہ آہستہ اب ختم ہو چکا ہے اور گورنمنٹ کا ایک بہت اچھا قدم یہ ہے کہ آج ہمارے جو بزرگ گھروں میں ہیں اور ہمارے مائیں بہنیں ہیں ان کو بھی اس تعلیمی میدان میں اس مطلب تعلیم کا اپنا بیسک اپنا نام لکھانے کا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بالکل سر. تھینک یو سر. ہم دیکھتے ہیں خاص کر ہم دراز کی بات کریں ایجوکیشن لحاظ سے آپ جو ہے زونل پلاننگ آفیسر بھی ہیں اور آپ کے جب آپ کے اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے کمیونٹی موبلائزیشن پروگرامز جو ہے ہو رہے ہیں ہر پرائمری یا ہر گورنمنٹ سیکٹر کے یا ہر اس پہ سر. تو اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں سر؟ جیسے کمیونٹی موبلائزیشن پروگرامز ہو رہے ہیں کمیونٹی کو موبلائز کرنا. پہلے کہا جاتا تھا کہ ٹرنگولر شپ ہے آپ صرف ماں بچہ اور یا پیرنٹس اور ٹیچر کے بیچ میں. تو اس چیز کو کیسا دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کے حساب سے پوائنٹ آف ویو رہے گا اس کمیونٹی موبلائزیشن پروگرامز کا؟ بات ایسا ہے جناب کہ کمیونٹی موبلائزیشن جو ہم پچھلے سال آپ نے ہمیں کوریج بھی دیا تھا بالکل اس سلسلے میں اس کو ہم ایک تعلیمی نظام کا ایک بہت بڑا امپورٹنٹ پہلو جو ہے کمیونٹی موبلائزیشن. بالکل سر. پہلے ایجوکیشن میں جب دیکھا جاتا تھا پہلے کے ایجوکیشن میں کہ یہ ایجوکیشن صرف ٹرینگولر بائی پولر پروسیس اس میں دو ہی ڈائریکٹ جڑے ہیں ایک بچہ ایک استاد. بالکل. تو آہستہ آہستہ اس کو پھر ایکسپرٹس نے سوچتے گئے اس پہ ریسرچ کرتا گیا تو اس کو ٹرائی پولر پروسیس بنایا. اس میں پیرنٹس کو بھی شامل کیا اسٹوڈنٹ جی اور شاگرد ان تین کو. لیکن آہستہ آہستہ اس پہ اور بھی ریسرچ ہوا تو اس کو ملٹی پولر پروسیس بنا دیا. کیونکہ اب تو اس میں ایجوکیشن کے نشو و نما میں صرف استاد ہی نہیں صرف اسٹوڈنٹ ہی نہیں صرف پیرنٹس ہی نہیں اس میں سماج کا ہر ایک فرد ذمہ دار ہے اور شامل ہے. کیونکہ میں کہتا ہوں شاگرد جو ہے سکول آتا ہے استاد کے ساتھ انٹروڈکشن ہوتا ہے سکول کے اندر اپنے یار دوستوں کے ساتھ سکول سے باہر آ کے گاؤں میں محلے میں اپنے لوگوں کے ساتھ اور پھر بازار میں اس میں مسجد میں امام کے ساتھ نمازیوں کے ساتھ امام باڑوں میں عزاداروں کے ساتھ یا ہر جگہ انسان جو ہے وہ اپنا تربیت پاتا ہے. بالکل. اور ضروری یہ ہے کہ ایک استاد کا جتنی ذمہ داری ہے اتنی ہی ذمہ داری پیرنٹس کی بھی ہے. بالکل. اتنی ہی ذمہ داری گاؤں کے سرپنچ کا بھی ہے. بالکل. اتنی ہی ذمہ داری BDC چیئرمین کا بھی ہے. اتنی ہی ذمہ داری مسجد کے امام کا بھی ہے. اتنی ہی ذمہ داری آپ کے گاؤں نہیں تو صرف ٹیچر کو ہی پکڑا جاتا تھا صرف ٹیچر کو ہی دوشی ٹھہرا جاتا تھا. اب ماحول صرف اسکول کا ہونا ہی لازمی نہیں ہے. ماحول اچھا آپ کے گھر کا بھی ہونا ضروری ہے. ماحول اچھا آپ کے سماج کا بھی ہونا ضروری ہے. اور ماحول اچھا آپ کے اب اس کے لیے سماج کو بنانے کے لیے تو صرف ایک فرد ذمہ دار نہیں ہے. بالکل. سماج میں ہر قسم کے ہر طبقے کے لوگ رہتے ہیں. اس میں مسجد کا امام بھی ذمہ دار ہے. اس میں سرپنچ استاد بھی ضرورت ہے اور PRI ممبرز جو ہے ہمارے ہیں پنچ سرپنچ وہ سارے ذمہ دار ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب مل کر ایک اچھا سماج بنائیں. اچھے سماج کا امپیکٹ جو ہے بچے پہ خود بخود پڑے گا. جب آپ کے بچے کا تربیت صحیح ہوگا تو پھر اس بچے کا نشو و نما پانے کے وقت میں
जब उस क्रूशल स्टेज में वो बच्चा बनेगा तो आगे जाके वो एक इज्जतदार शहरी बनेगा। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। बहुत उम्मीद करते हैं हमारी कम्युनिटीज़ को ये बहुत ही अच्छा एक मैसेज मिला होगा, क्योंकि पूरी कम्युनिटी को इन्वॉल्व होना बहुत ही ज़रूरी है, ख़ासकर एजुकेशन सेक्टर की बात करें। सर थोड़ा अब हम पोइट ओरियन की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि आपका लिटरेचर में काफ़ी बड़ा हाथ रहा है। सर पेट्रोटिक सॉन्ग एक आपको अवार्ड मिला था पूरे लद्दाख खिते लद्दाख की हम बात करें, आपका वो बड़ा एक पॉपुलर रहा और इसमें अवार्ड भी मिला, तो उसका सफ़र कहाँ से हुआ उस पेट्रोटिक सॉन्ग्स में सर? जी सलीम साहब, जैसे कि मैंने पहले ही मैडम साहिबा से अर्ज़ किया कि ये जो शेर व शायरी का लिटरेचर का मेरा सफ़र पहले से ही शुरू रहा, बिल्कुल सर। तो उसमें जो है मुझे बहुत सबसे ज़्यादा अपने घर के माहौल से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस बात को आगे बढ़ता गया, मैंने शेर व शायरी में लिखना शुरू कर दिया। तो मैं बल्ती कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, बिल्कुल सर। और जहाँ तक हमारे जद्द अमजद आबा अजदाद का ताल्लुक़ है, हम स्कर्दो बल्तिस्तान के खरमंग इलाके से, डिस्ट्रिक्ट खरमंग से हम ताल्लुक़ रखते हैं। पार्टीशन से पहले की बात है, हमारा दादा परदादा जो है यहाँ आके द्रास के अंदर बसा है और बल्ती पा के नाम से ये हमारा जो हाँ मोहल्ला है 7-8 घरों पे मुश्तमिल है। बिल्कुल सर। तो मुझे बल्ती अदब से दिलचस्पी रहा, साथ में उर्दू में भी मैंने तब आजमाई की। बिल्कुल। और जहाँ तक उर्दू की बात है, उसमें पेट्रियाटिक सॉन्ग बहुत अच्छे कोहन में शायरों ने लिखा हुआ है। बिल्कुल। तो मुझे ज़रूरत महसूस ये हुआ कि बल्ती लिटरेचर के अंदर जो है यहाँ करगिल में खासकर इस पर और अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए जो है अपना एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश मैंने किया, और पेट्रियाटिक सॉन्ग मैंने वो लिखा। लिखने के बाद आप लोगों की दुआओं से, और ये बहुत अच्छा रहा, इसका बहुत कामयाब तरीके से हमारे मेंदुक सर ड्रामेटिक क्लब नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इसको कंपोज भी किया, करने के बाद रिलीज़ भी हुआ, बहुत अच्छा रहा। लेह में उस वक़्त के आज से 3 साल पहले मुझे ये अवार्ड मिला था। उस वक़्त हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर साहब के उन्होंने जब फ्लैग होस्ट किया, तो लेह पोलो ग्राउंड से ये मेरा डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट इस पेट्रियाटिक सॉन्ग का हुआ, और ये दूरदर्शन दिल्ली से डायरेक्ट रिले हुआ था। बहुत अच्छा रहा। और मैं अगर माजरत खाएं सर, अगर हमारे व्यूअर्स का अगर आप कुछ चंद लफ्ज़ इसके अगर सुनाएंगे तो कोशिश करूंगा, क्योंकि देखो उस वक़्त हुकूमत वक़्त का भी मैं मशकूर ममनून हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे नाचिस की हौसला अफजाई की, और मुझे 26 जनवरी के रोज़ मुझे अवार्ड से नवाजा गया। बिल्कुल। और इससे अवार्ड से नवाजने पे इंसान का थोड़ा हौसला बढ़ता है, और इससे आदमी को आगे काम करने में प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पेट्रियाटिक सॉन्ग मेरा कुछ इस तरह था कि गी दुखसा गी लांसा गी जिंजी निब्रांसा गी सी गिरदांसा गी हिंदुस्तान इस बेरी थर न चोक्सी गांव एक हर न चोक्सी गाल तो फलरांसा गी हिंदुस्तान। तो इस तरह का था, और YouTube पे आप इसको सुन भी सकते हो, वहाँ आपको ये मिलेगा। और जहाँ तक मैं अपने व्यूअर्स का अपनी लिटरेरी सफ़र के दौरान का मैं हमेशा जहाँ कहीं भी जाता हूँ, मैं चंद इशार में आपको सुनाने की यहाँ कोशिश करूँगा कि या खुदा मुझको बना दे साहिब फ़िक्र व नज़र, और पैदा कर मेरे हर लफ्ज़ में इतना असर, क्या तमाशा ए सुखन क्या फ़िक्र इरफान ए सुखन हो अता मुझको सुखन रानी की हर ज़ेर ज़बर। तो जाने किस आगोश में लिपटी रही है ज़िंदगी, जो समझ पाया न अब तक अरमागान बहर भर, एक लिबादा ओढ़ने की क्या ज़रूरत है तुम्हें, जो तू दिखता है रहो वैसी ज़मीन पे सर बसर। तो इस तरह का लिखा हुआ है। बहुत अच्छा। शुक्र है कि मुशायरों में भी हिस्सा लेते रहता हूँ, कुल हिंद मुशायरे में भी मैंने हिस्सा लिया है। और पहले जब एर्स्टवाइल जैन के जब हमारा हुआ करता था, कश्मीर के अंदर बहुत सारे और जम्मू के अंदर बहुत सारे अदबी सेमिनार मुशायरे होते थे, उनमें यूसमर्ग से लेकर गुलमर्ग से लेकर कश्मीर के अंदर हर जगह जाने का मौका मुझे मिला। हाल ही में लिटरेरी एक फेस्टिवल हुआ था लेह के अंदर, वहाँ जाके मैंने लिटरेचर पे खुतबा इस्तक़बालिया गवर्नर साहब आर.के. माथुर के सामने
اور ٹورزم سیکرٹری جناب کاچو محمود خان اور لیہ کے آنریبل سی سی صاحب اور کرگل کے آنریبل سی سی صاحب تھے. ان کے سامنے میں نے ایک مکمل خاکہ جو ہے ادبی سفر کا کرگل کے اندر، ڈسٹرکٹ کرگل کے اندر، چاہے اس میں شینا ہو، پرتی ہو، پرگی ہو یا اردو ہو، ان سارے شعراؤں کا بھی نام لے کے ایک مکمل خاکہ پیش کر کے میں نے وہاں خطبہ استقبالیہ دینے کا مجھے وہاں موقع ملا. یہ آپ سب کی اور ہمارے سننے والوں کی دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنا سمان دیا، اتنا عزت دی، اور آج یہاں آپ لوگوں نے بلایا. کوشش کروں گا کہ اس سے آگے بھی اپنا ادبی سفر جاری رکھوں. اور جہاں تک میرا پیشے کا تعلق ہے تعلیمی نظام میں دراز کے لوگوں کو آپ کے وسادت سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تعلیم سے بڑھ کے دنیا میں کوئی بھی چیز نہیں ہے. آج دراز کی تعلیمی نظام جہاں تک ہم پہلے سے اس کی تلنا کرتے تھے تو یہاں آج ہم کافی کیئرلیس ہو چکے ہیں. یہی میرا سوال تھا سر کہ پہلے ایز کمپیئر ٹو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ دراز جو ہے ایجوکیشن فیلڈ میں کافی آگے تھا پہلے، لیکن آج کہیں نہ کہیں وہ ریشو جو ہے ہمیں ڈاؤن فال نظر آتے ہیں. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور ہم نے ابھی ہی اس کا ذکر کیا کہ یہ اب ملٹی پولر پروسیس بن چکا ہے، اس میں سماج کا ہر طبقہ ذمہ دار ہے. آج دراز کے اندر جو ہے، خصوصاً میں کہوں دراز کے اندر تعلیم کے لیے لوگوں کا کوئی توجہ خاص مجھے نظر نہیں آتا. صرف بچے کو سکول بھیجنے سے آپ کا فرض ادا نہیں ہوتا ہے. آپ نے اس سکول کا رخ بھی کرنا ہے، اور اس سکول کے ہیڈ سے، پرنسپل سے، ہیڈ ماسٹر سے، یا زیڈیو صاحب سے، یا ہیڈ ماسٹر پرائمری سکول ہو، مڈل سکول ہو، وہاں کے اساتذہ کرام سے بھی آپ نے رجوع کرنا ہے. ان کو کوئی مشکلات پیش کہیں مت آ رہا ہے، آپ کی ضرورت، کمیونٹی کی ضرورت ان کو مت ہے. یا اس کے علاوہ گاؤں کے اندر، اس کے اندر فری ٹائم میں جو ہے، دیکھو آج ہمارے سکول جو ہے 6 مہینہ بند رہتے ہیں، 4-5 مہینے تو کم سے کم بند رہتے ہیں. اس دوران آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس طرح کا تربیت پا رہا ہے، کس سوسائٹی میں بیٹھ رہا ہے، ان چیزوں کو دیکھنے کی بہت ضرورت ہے. اور آج خاص کر تعلیمی میدان میں اور دراز میں جہاں تک سکولوں کی حالت ہے، صرف ایک اکیلا زیڈیو یا اکیلا ہیڈ ماسٹر، اکیلا پرنسپل کچھ بھی نہیں کر سکتا. جی بالکل. ضرورت اس بات کی ہے کہ کمیونٹی کا برابر ساتھ ہو، کمیونٹی جاگروک ہو. آج میں بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مجھے کہ ہم کرگل کے، میں نے ایز اے سماگرا کوآرڈینیٹر جو ہے، میں نے کرگل میں 8 سال کام کیا. تو اس سے مجھے ہر جگہ کرگل کے تمام گوشہ و کنار میں جانے کا موقع ملا، ہر گرد و نواح میں گیا. اور اب میں دیکھتا ہوں کہ دراز کے لوگ اتنے غفلت میں ہیں، اور تعلیمی لحاظ سے اتنے تعلیمی، جہاں تک تعلیم کے لیے ان کا یہ ہے رجحان ہے، ہونا چاہیے، بہت کم ہو چکا ہے، ختم بھی ہو چکا ہے. اور آج وہ علاقے جو تعلیم کا نام نہیں جانتے تھے، ان علاقوں میں لوگ اتنے جاگروک ہو چکے ہیں، اتنے ہوشیار ہو چکے ہیں کہ وہ آئے دن آفسوں کا چکر لگاتے ہیں، سکولوں میں جاتے ہیں، یا ٹیچرز کا بندوبست کرتے ہیں. جہاں کوئی ٹیچر کم ہو وہاں جا کے ارباب اقتدار سے گہار لگا کے وہاں ٹیچرز کا، یعنی اتنا کنٹریبیوشن دینے کی ضرورت ہوتا ہے، اس سے زیادہ ہی دے رہے ہیں. بہت سارے سکول اب ماڈل سکول بن چکا ہے، ان سکولوں میں ایڈمیشن نہیں ملتا ہے. آج گورنمنٹ سکولوں میں ایڈمیشن نہیں ملتا ہے. وجہ یہ ہے کہ کمیونٹی جو ہے وہ اویئر ہے. کمیونٹی کی پارٹیسپیشن بہت زیادہ ہے، کمیونٹی کی انوالومنٹ جو ہے بہت زیادہ ہے. اور کمیونٹی جہاں انوالو ہو وہاں وہ ٹیچر بھی مجبور ہو جاتا ہے، وہاں وہ ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل مجبور ہو جاتا ہے. ورنہ کمیونٹی غفلت کا شکار ہو تو وہ طور اسرافیل جتنا بھی بجائے بیچارہ کچھ نہیں ہو سکتا. جی یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی سر. تو یہاں پہ ایک میسیج ملی ہوگی ہماری کمیونٹی کو، ہمارے دراز کو، کہ اگر آپ بچے کو اسکول بھیج رہے ہیں تو ان کی پوری تعلیم و تربیت کا پورا خیال رکھنا چاہیے. جو سر نے کہا کہ کٹ آف رہتا ہے 4 سے 5 مہینہ ہمارا اسکول، تو اس دوران وہ بچہ کیا کر رہا ہے، اس کو کیسی تربیت مل رہی ہے، کیسے وہ اپنی پڑھائی کر رہا ہے. پیرنٹ کا یہ بھی ایک رول رہتا ہے کہ صرف میں بچے کو پڑھا رہا ہوں تو بس یہ نہیں، آپ کو جانا ہے. اتنا ہی نہیں، جیسے کہ آپ پھر کل کو کچھ پرابلم آ جاتی ہے تو سارا ٹیچر پہ تھوپ دیتے ہیں کہ ٹیچر کی غلطی ہے. تو یہاں پہ ہمیں اس میں جیسے کہ سر نے کہا کہ پورے جو ہے کمیونٹی انوالو ہے. صرف اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے بیچ میں اب یہ نہیں رہا یہ ریلیشن کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ دیکھ لے گا، بلکہ پورے کمیونٹی کا اس میں ہاتھ ہے. پیرنٹس کا ایک اہم رول ادا کرتا ہے جب بچہ اسکول جاتا ہے.
चक्कर लगाए स्कूलों के, हमारा बच्चा कैसा पढ़ रहा है, क्या प्रोग्रेस है इसकी, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद जहाँ तक हम पहले ज़माने से इसका कंपेयर करते हैं, पहले ज़माने में बच्चों को जब हम पढ़ते थे जी बिछाने के लिए टाट मैसर नहीं होती। जी जी आज जी आप देख लीजिए हायर सेकेंडरी आज बहुत फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी जी हायर सेकेंडरी क्लास में देख लीजिए कि आपको जैसे कि वो एक वेल इक्विप्ड जी बहुत बेहतरीन इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट स्कूल की बात ही छोड़ो, आप फॉरेन जो सेटअप में आज हमारे स्कूल बन जी जी सर बस हमारे आखिरी सवाल ये है सर कि आप प्लानिंग ऑफिसर हैं, तो क्या देखते हैं सर इस चीज़ को आपके हिसाब से, और हमें क्या करना चाहिए कम्युनिटी को मोबिलाइज करने के लिए, और आखिरकार क्या मैसेज रहेगा रेडियो द्रास 90.4 की तरफ से हमारे पूरे नाजरीन को, और ख़ासकर जो आपके शौकीन हैं, जो राइटर से आपसे ताल्लुक़ रखते हैं, उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? जी सलीम साहब, पहले तो मैं सबसे पहले आप इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ सेटअप किया है जी जिसमें आप हैं, नूर साहब हैं, मैडम हैं और मुर्तज़ा है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे सन ऑफ सॉइल आपको कहेंगे, मैडम भी यहाँ इसी हमारे इलाके की दफ्तर हैं, तो बहुत अच्छा है कि आप लोग इसको बहुत आसान तरीके से और बहुत बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे सर। बड़ी जिम्मेदारी जो है हमको समाज के हर फर्द पर, मैं कहूँगा आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज्यादा है जी बिल्कुल। आपके जो है ये इसके वसादत से जो है, आपके रेडियो के वसादत से, आपके यूट्यूब चैनल्स की वजह से और आपका ऑनलाइन द्रास चैनल की वजह से लोग काफ़ी अवेयर रहते हैं। उनको भी आप गाहे बगाहे नहीं, रोज़ अगर आप इसी तालीमी इसमें जो है आप उनको जानकारी देते रहें, उनको अवेयर करते रहें, तो ये बहुत बड़ी, और मैं कहूँगा कि समाज का हर फर्द, मैंने कहा हर फर्द को ज़रूरी है कि वो देखें, सबसे पहले प्रायोरिटी दें, टॉप पे प्रायोरिटी दे वो तालीम को, तालीम को प्रायोरिटी दे। तो वरना आपको देखो, बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे गाँव में या हमारे मोहल्ले में अगर कोई टीचर आके तालीम के बारे में बात करें तो बदकिस्मती ये उस कौम की है कि कोई सुनने वाला नहीं है। जी लेकिन अगर एग्रीकल्चर वाले आके प्लास्टिक बांटे या वो आके कोई और हम महकमा आके कुछ कहें, इरिगेशन वाले आके ये मतलब नदी नाले बनाने की बात करें, तो हम घर से एक फर्द शायद घर को ताला लगा के ये वहाँ जाएंगे। जी बिल्कुल सर, सही बात है। ये हम फॉर द टाइम बिंग इन्वेस्टमेंट में हम ज्यादा फोकस करते हैं। हमको लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट की तरफ हम ध्यान देते नहीं है। ये तालीम का निज़ाम इंसान को, बच्चे को सबसे पहले, ये आपका एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है, अगर एक बार आप इसमें इन्वेस्ट कर लिया तो इसका फल आप कब्र में जाने तक लेते रहे तालीम से, और दूसरे भी आरास्ता और फिर रास्ता होते हैं। बिल्कुल ये जरूरी है। तो इसमें जो है मैसेज यही देना चाहूँगा द्रास के लोगों को। मैं कोई बड़ा हस्ती तो नहीं हूँ, लेकिन इतना सा इस समाज का एक फर्द होने की नाते मैं यही कहूँगा कि सबसे ज्यादा टॉप पे प्रायोरिटी जो है हमने एजुकेशन को देना है, और समाज के अंदर हम एक महज़िब कौम के तौर पे जीने की कोशिश करें। कहीं ऐसा ना हो हमारा नाम इंसान के दो चीजों से निकलते हैं, एक नेक नामी से, एक बदनामी से। हम कोशिश करें कि हमारा नाम नेक नाम रहे, इलाके का नाम दे। हमारे इलाके का नाम सुन के, द्रास का इलाके का नाम सुन के लोग फख्र महसूस करते हैं कि द्रास की मेहमान नवाजी बहुत मशहूर है। वो उस वक्त लोगों ने किया जब हमारे बुजुर्गों ने एक ऐसा छवि छोड़ा है जो अब तक जो है चल रहा है इलाके के अंदर, इलाके के अंदर नहीं, इलाके से बाहर भी, ठीक है। तो उस तरह का एक ऐसा छाप छोड़े कि जिसकी वजह से लोग हमें याद करें और अच्छे माहौल में हमें याद करें। ऐसा कोई छवि न छोड़े कि जिसको हम मिसाल में दें, कि किसी बुरे काम की मिसाल में दें कि द्रास वालों की तरह। ऐसा नहीं होना चाहिए। द्रास वालों की तरह मिसाल मिले तो एक ऐसे अच्छे काम में मिले जहाँ हर किसी का सर फख्र से ऊंचा हो। और हम अपनी कारकर्दगी की वजह से, कोई भी समाज में कोई भी फर्द, कोई भी कौम कारकर्दगी की वजह से ही अपना छाप छोड़ता है। सही। वो अपनी कारकर्दगी आप अच्छा कहेगा, आपको एक महज़िब कौम कहलाएगा। आप अपनी कारकर्दगी झगड़ा, फसाद, फितना, हसद, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे की मुखालिफत करना, एक दूसरे के इसमें ये करना, तो इसमें अगर हम गुजारोगे तो हमें कुछ और कुछ और नजरे से हमें लोग देखेंगे। तो हमारा एक अदना सा फर्ज होने के नाते मेरा मुअद्दबाना गुजारिश ये है कि हम
तालीम पर फोकस करें और एक महज़िब कौम के तौर पे उभरने की कोशिश करें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। तो आपसे, आपके ज़रिए हमारे जो है लिसनर्स तक, हमारे कम्युनिटी तक एक अच्छी मैसेज गई। उम्मीद है कि आप लोगों को जो हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा, क्योंकि हर हफ्ते हम एक नया मेहमान लाते हैं जिसके थ्रू हमारे कम्युनिटी को हमें एक अच्छी मैसेज मिलती है। और रेडियो द्रास 90.4 का जो हमेशा एक ट्विटर हैंडल भी है और इसी तरह यूट्यूब चैनल भी है और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पेज भी है। अगर किसी भी इंसान का, किसी भी जो भी चाहता है कि कोई सजेशन हमें दें तो प्लीज़ हमें डीएम कर सकते हैं। उसकी सजेशन जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं और उनकी सजेशन से जो भी, ताकि हमारा भी एक मकसद ये है कि हम सब का एक मकसद ये है कि कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा मोबिलाइज़ करना। जी, तो जैसे आज सलीम ने कहा कि आप हमें ट्विटर हैंडल्स पे देख सकते हैं, डिजिटल हैंडल्स पे देख सकते हैं, जैसे कि हमारा ट्विटर है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है। आप हमें वहाँ डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं और अपनी सजेशन हम तक पहुँचा सकते हैं। तो हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। न खौफ न मंजिल की फिक्र, अपने ही धुन में चला चल हम सफर, कभी द्रास से श्रीनगर या हो लद्दाख का सफर, हर दम रहे आपके साथ आपका अपना रेडियो द्रास 90.4।